जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो लैब डिमॉन्स्ट्रेशन है, स्पेशली जो आप लोगों से जो हमने जो लैब की बात की थी उसमें मैंने एक क्वेश्चन शेयर किया था आप लोगों से, और एक ही डाटा था। उस डाटा से रिलेटेड आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। इस डाटा में मैंने जो है ये डाटा जो है लियोन शार्जल के ही इस चैप्टर से लिया है। ये क्वेश्चन 3 जो है इसकी एक्सप्लेनेशन के हवाले से आप लोगों को मैं इसमें डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि आप लोगों ने इसे कैसे सॉल्व करना है। रिमेंबर, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो हमारा बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्वलेंस का चैप्टर है, और इस चैप्टर में हमने जो है वो बायो इक्वलेंस के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको हमने सीखने की कोशिश की है। इसी वजह से ये जो हमारी लैब है उसी के रिगार्डिंग है, और हमें उसमें जो है इस इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, यानी इसको जो आपको सॉल्व करने के बाद आपने विद इन ड्यू टाइम आप लोगों ने इसके आंसर्स को आपने अपलोड करना है। तो क्वेश्चन ये था कि द डेटा इन टेबल 16.22 रिप्रेजेंट द एवरेज फाइंडिंग इन एंटीबायोटिक प्लाज्मा सैंपल्स टेकन फ्रॉम 10 ह्यूमन वॉलंटियर्स। रिमेंबर, हमारी जो बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज़ हैं या बायो इक्वलेंस स्टडीज़ हैं उनमें हम एवरेज की बात करेंगे। अगले आने वाले टॉपिक्स में हम कुछ स्टेटिस्टिकल आस्पेक्ट्स की बात करेंगे कि जिसमें हम जो नंबर ऑफ़ वॉलंटियर्स हैं जिनमें हमने जो क्रॉस ओवर या पैरेलल डिज़ाइन में हमने जो यूज़ करेंगे, उन वॉलंटियर्स का जो हमारे पास ब्लड सैम्पलिंग होगी उस डाटा का हम एवरेज, और उस एवरेज का या मीन का फिर हम अनोवा उस पर और उसके स्टैटिस्टिकल एवेल्यूशन के बाद फिर हम उसको रिपोर्ट करते हैं। तो इसलिए इनमें 10 ह्यूमन वॉलंटियर्स का जो एवरेज वेट जिसका 70 kg था, उन्हें जो है वो उस 4 वे क्रॉस ओवर डिज़ाइन जो कि आज ही मैंने इसमें अपलोड किया है उसके मुताबिक इसको जो है प्लान किया गया। अब ये आपके पास ये इस फॉर्म में आपसे डाटा शेयर किया गया है। इस डाटा में जो चीज़ कॉमन है वो टाइम फ्रेम है। अगर आप एक चीज़ टाइम ऑब्जर्व करें तो जो टाइम हर डोजेज फॉर्म में आइदर वो या आईवी सोल्यूशन था या ऑरल सोल्यूशन था या ऑरल टैबलेट्स ही या ऑरल कैप्सूल, इन तमाम केसेस में जो आपके पास जो टाइम फ्रेम है वो सेम है। यानी ये 12 आवर्स की स्टडी है, और 12 आवर्स की स्टडी के अंदर आपके पास जो डाटा ऑब्टेन्ड हुआ है उनमें जो आईवी सोल्यूशन और ऑरल सोल्यूशन, फिर ऑरल टैबलेट और ऑरल कैप्सूल का है। इनमें जो लास्ट वाला जो रो है उस रो में आपका AUC की कैलकुलेशन ऑलरेडी करके दे दी गई है, और इस AUC को आप वेरीफाई भी कर सकते हैं आपने उस मेथड से जो आप लोगों ने ट्रेपोजाइडल की फॉर्म में आपने जो है उसे लर्न किया हुआ है। हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन में पहला ये था कि विच ऑफ द 4 ड्रग प्रोडक्ट इन टेबल 16.22 वुड बी प्रेफर्ड एज a reference standard for the determination of relative bioavailability। रिमेंबर, हमने दो तरह की बायोअवेलेबिलिटी पढ़ी हुई है, एक एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी है और एक रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी है। रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी को हम रिलेटिव इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो हमारा जो कंपैरिजन है वो अदर देन आईवी है, और एब्सोल्यूट को एब्सोल्यूट इसलिए बोलते हैं कि उसमें जो हमारे पास जो रेफरेंस है या जिसको हम बोलेंगे कि जिस ब्रांड से हमें कंपेयर करना होगा वो ब्रांड हमारा जो है वो आईवी सोल्यूशन होगा। तो इसलिए हमने जब ये शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि बायोअवेलेबिलिटी की 2 टाइप्स हैं। वन टाइप इज एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी एंड अदर इज द रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। और जो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी है उसमें हमें जो डिवाइड करना होगा, यानी जो हमारे पास जो फार्मूला है वो AUC ऑफ द रेफरेंस और AUC ऑफ द टेस्ट डिवाइडेड बाय AUC ऑफ द रेफरेंस। अब इसमें रेफरेंस जो है वो अदर देन आईवी है, तो वो आपके पास एब्सोल्यूट रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि अदर देन आईवी में तो 3 चीज़ें आ जाएंगी। एक हमारे पास ऑरल सोल्यूशन है, एक ऑरल टैबलेट है और एक ऑरल कैप्सूल है। अच्छा, इसमें जो कॉमन चीज़ ये है कि इसमें डोज है 10 मिलीग्राम पर kg, 10 मिलीग्राम पर kg, इट मीन्स ये कॉमन हो गया। लेकिन अगर हम एक चीज़ ऑब्जर्व करें टैबलेट के केस में और कैप्सूल के केस में, 2 चीज़ें हमें जो हमने एक फिनोमिना पढ़ रखा है जिसमें डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन और फिर उसके बाद उसकी ड्रग की एब्जॉर्प्शन है। तो अगर हम यहाँ ऑब्जर्व करें फॉर एग्जांपल टैबलेट, अगर हम एज्यूम करते हैं कि जी टैबलेट हमारा जो रेफरेंस है, तो टैबलेट को पहला बॉडी में जाके डिसइंटीग्रेट होना है। डिसइंटीग्रेट होने के बाद उसकी एक्टिव को जो है वो बॉडी मीडियम में जाके डिज़ोल्व होना है। डिज़ोल्व होने के बाद एब्जॉर्ब होना है और फिर उसके बाद उसकी बायोअवेलेबिलिटी और उसका AUC है। सेम केस में कैप्सूल के केस में पहले उसके जो कैप्सूल का जो जेलेटिन का शेल है उसको डिज़ोल्व होना है, फिर उसके मटेरियल ने, क्योंकि ऑलरेडी वो पाउडर फॉर्म में होगा, उसको पहले डिज़ोल्व होगा, डिज़ोल्व होने के बाद वो एब्जॉर्ब होगा। तो ऑरल सोल्यूशन के केस में डिसइंटीग्रेशन नहीं है, मींस डायरेक्टली जो है वो सोल्यूशन फॉर्म में है और जस्ट एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में जाएगा। तो इसलिए अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि इन तीनों में से रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन स्टैंडर्ड है
या कौन हमारे पास जो रेफरेंस है, तो रेफरेंस हमारे पास ऑरल सोल्यूशन ठहरा। इसलिए ऑरल सोल्यूशन हुआ क्योंकि इसमें हमारे पास जो डिसइंटीग्रेशन और उसके बाद जो डिसोल्यूशन या उसकी सॉल्युबिलिटी वाली जो स्टडीज़ हैं वो पॉसिबल नहीं है, और इसमें जो है वो सिंपल जो सोल्यूशन फॉर्म में, और ये सोल्यूशन फॉर्म डायरेक्ट जाके जो है एब्जॉर्ब होती है, इसलिए इसके डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन के हवाले से ऑरल सोल्यूशन जो है वो रेफरेंस होगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो है, विच ऑफ द 4 ड्रग प्रोडक्ट इन द टेबल 6.10.22 वुड बी द प्रेफर्ड एज reference standard for the determination of relative bioavailability? Our answer is oral solution. Y के केस में हम ये बोलेंगे क्योंकि in case of a tablet we will have to see first disintegration, then dissolution, then absorption, and then the bioavailability concept. In the case of capsule, we will have to first see the solution of the formation of to dissolve the capsule shell, which is made by the gelatin, and then that powder will be dissolved, see its dissolution, then its absorption. But in case of solution, there is no any type of the disintegration or the dissolution, only the absorption will be the phenomena which may be applicable. Remember that इसमें एक और चीज़ इंटरेस्टिंग देखिए कि आपके पास जो AUC की वैल्यू है IV इंजेक्शन के केस में 29 है, जबकि ऑरल के केस में देखिए इसमें अपना ऑरल सोल्यूशन में 145 है, और टैबलेट के केस में 116 है, और कैप्सूल के केस में 116 है। इट मीन यहाँ पे AUC भी बढ़ा हुआ है, तो इसकी रीज़न जो है वो ज़्यादा AUC वाली बात तो कम रहेगी, लेकिन जो इसकी डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन वाले फिनोमिना की बेस पे बात हम करेंगे। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम विच ओरल ड्रग प्रोडक्ट इज द ड्रग एब्जॉर्ब मोर रैपिडली? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी आई गेस सेम आंसर होगा। सोल्यूशन फॉर्म जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि वर्ड यूज़ कर रहा है ऑरल ड्रग। अगर तो ये ऑरल का वर्ड ना हटा करता तो डेफिनेटली फिर ये इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो IV इंजेक्शंस की होती, लेकिन क्योंकि एब्जॉर्ब है, ऑरल है, तो इसलिए ये सोल्यूशन की फॉर्म में है, या जो सोल्यूशन फॉर्म में ये जो ड्रग दी जाएगी वो ज़्यादा अर्ली जो है वो रैपिडली जो है वो एब्जॉर्ब होगी। व्हाट इज एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग फ्रॉम एन ऑरल सोल्यूशन? याद रखें ये क्वेश्चन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। व्हाट इज एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग फ्रॉम द ऑरल टैबलेट? What is absolute bioavailability of the drug from the oral capsule? ये 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी ऑरल कैप्सूल में। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी के लिए रिमेंबर हम दोबारा फिर उसी कंसेप्ट पे चलते हैं कि अब आपके पास जो AUC है वो आपके पास एक तो AUC सोल्यूशन वाला और एक AUC आपके पास जो है वो इंजेक्शन वाला, यानी IV इंजेक्शन अगर आपका स्टैंडर्ड होगा या रेफरेंस होगा तो अल्टीमेटली हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर जो बायोअवेलेबिलिटी है दैट इज एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। और अगर अदर देन IV होगा, यानी उसमें जो है वो टैबलेट, सिरप, कैप्सूल में से कोई रेफरेंस होगा, तो फिर ये रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी हुआ। तो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी मेजर करना है, इसलिए एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी को मेजर करने के लिए आपके पास जो AUC जो सोल्यूशन का है उसको आप डिवाइड कर दोगे जो आपका IV वाला जो AUC है उससे, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ट्रिकी चीज़ ये है कि इन दोनों की डोज डिफरेंट है। अगर आप IV इंजेक्शन की डोज देखें तो 2 मिलीग्राम पर kg है, और जो ऑरल सोल्यूशन है उसकी डोज देखें 10 मिलीग्राम पर kg है। तो जो हमारे पास फार्मूला है AUC ऑफ द सोल्यूशन डिवाइडेड बाय AUC ऑफ द IV इंजेक्शन मल्टीप्लाई बाय डोज ऑफ द IV इंजेक्शन डिवाइडेड बाय डोज ऑफ द सोल्यूशन। तो ये डोज क्योंकि ये बन जाएगा हमारे पास, मीन्स 145 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 10 2 डिवाइडेड बाय 10, तो हमारे पास जो है वो मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे परसेंटेज में एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी आएगा। आई गेस आप लोग इसको समझ चुके होंगे। उसके बाद है व्हाट इज द रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी ड्रग फ्रॉम द ऑरल टैबलेट कंपेयर टू द रेफरेंस स्टैंडर्ड? रिमेंबर रेफरेंस स्टैंडर्ड हम ऊपर बता के आ चुके हैं कि रेफरेंस स्टैंडर्ड हमारे पास है IV सोल्यूशन। जब हमारे पास जो सोल्यूशन फॉर्म जो है वो हमारे पास रेफरेंस स्टैंडर्ड है इन केस ऑफ रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। तो अब हमारे पास जो है जो AUC रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी अक्सर पूछी जा रही है, तो अब हम डिवाइड करेंगे जो टैबलेट का जो AUC है उसको सोल्यूशन वाला, क्योंकि जिसको हमने रेफरेंस कहा है AUC से। अब डोज सेम है, लिहाजा हमें डोज को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 116 डिवाइडेड बाई 145 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारे पास रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी टैबलेट की आ जाएगी। अगर ये क्वेश्चन होता कि रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी आप निकालें उसकी सिरप की, तो उसकी कैप्सूल की, तो 116 डिवाइडेड बाई 145 मल्टीप्लाई बाई 100, ये हमारे पास सेम कंडीशन में आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन ये डी पार्ट फ्रॉम द डाटा इन द टेबल 16.55, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है। फ्रॉम द डाटा इन टेबल 16.22 determine the apparent VD, elimination half-life, first order elimination rate constant and total body clearance
मैं ये सारी बात जो आप लोगों को थ्योरेटिकल में समझा चुका हूँ, और इन फार्मूलाज को आपने अप्लाई करना है और इसको आपने अंडरस्टैंड करना है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे और इसके साथ जो है अपनी इस फाइल को अपलोड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।